नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आज मैं बात करने वाली हूँ जजमेंट के ऊपर। खास करके सुप्रीम कोर्ट से यदि कोई फैसला आता है तो लोग तर्क से ज़्यादा कुतर्क करते हुए नजर आते हैं और बेमतलब का मैंने ये सेक्शन पढ़ा है, मैंने वो केस देखी है, जैसे एग्जाम्पल्स दे करके ये समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें लॉ का बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त है। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्वेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हायर अथॉरिटी पे बैठी हुई कोई भी बॉडी जजमेंट को समझ नहीं सकती, इसलिए जजमेंट को समझने के लिए उसे कन्वर्ट किया जाता है एक बेसिक से लैंग्वेज में जो इन लोगों को समझ में आ जाए। आश्चर्य लग रहा है ना सुन के, लेकिन यही सच है। जब भी कोई कोर्ट अपनी फाइनल जजमेंट पे पहुंचती है तो उसे हम कहते हैं डिक्री। ना तो कोर्ट के वो ऑर्डर्स होते हैं, ना आदेश, ना कुछ भी, उसे बोला जाता है डिक्री। और ये डिक्री बिल्कुल लीगल लैंग्वेज में होती है। ये डिक्री जज, वकीलों के अलावा बाकी लोगों के समझ में नहीं आती है, इसीलिए इसे कन्वर्ट किया जाता है बाकी के दूसरे लैंग्वेज में। आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में लगातार तुरंत कोर्ट रूम में क्या चल रहा है, कैसी बातें चल रही हैं, फटाफट बाहर आ जाती हैं और वो बात इतनी वायरल हो जाती है कि किसी के लिए समझा पाना, अपना तर्क रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोग उसी को कोर्ट के आदेश, जजमेंट, न जाने क्या क्या कुछ समझ लेते हैं। आज मैं आपका यही भ्रम दूर करने वाली हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या लीगल सेक्शन कुछ याद रख लेने से आपको जजशिप कभी भी समझ में नहीं आएगी। जजशिप का सेंटर ऑफ द पॉइंट कुछ और ही होता है। अगर मैं ये कहूँ कि जजमेंट को दो भाग में डिवाइड करने पे पता चलता है कि 50% में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या लॉ के बाकी के कुछ टर्म्स थी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ज़्यादातर टाइम किसी भी जजशिप को इम्पैक्ट नहीं डालती। ये सिर्फ एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो इंस्ट्रक्ट करती है कि किसके लिए कानून बनाया जाए, कौन कानून बनाएगा, कैसे कानून बनाएगा और कब कब कानून बनेगी। यानी ये एक सिर्फ इंस्ट्रक्शन देने वाली, गाइड देने वाली, सपोर्ट करने वाली और तरीके बताने वाली एक रूल है, एक सिस्टम है जहाँ से हमें ये पता चलता है कि देश में कब कब और किसके लिए कैसे कानून बनेगा। वैसे ही लॉ दो तरह के होते हैं, एक सब्सटेंसिव लॉ और दूसरा प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंसिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में हमें कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे कोड, रूल, ऑर्डर, सेक्शन, एक्ट। ये लॉ के अलग अलग चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि कहाँ, क्या और कैसे करना है। लेकिन ये जजशिप में कहीं भी सेंटर ऑफ द पॉइंट नहीं होती, ना ही इनके इर्द गिर्द जजमेंट होता है। जजमेंट के लिए जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उसे बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, नेचुरल जस्टिस, कोड ऑफ एथिक्स, लैटिन टर्म्स, लीगल मैक्सिम, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू। क्या आज से पहले आपने ये सब्जेक्ट सुना था? शायद नहीं, पर यदि हाँ भी तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। ये वो सब्जेक्ट हैं जो जज को इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं कि आपको जजमेंट करनी कैसी है। एग्जाम्पल, नेचुरल जस्टिस ये बताता है कि सामने वाला व्यक्ति कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसको बराबर अपना पक्ष रखने का हक दिया जाए। साथ ही साथ ये भी बताता है कि अपराधी ने अपराध करने से पहले क्या कोई प्लानिंग की, क्या उसने कोई ऐसी हरकत की जिससे पता चलता हो कि उसके दिमाग में खुराफात भरा हुआ था, तभी उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ज्यूरिस्प्रूडेंस ये सिखाता है कि कानून की ज़रूरत किसे है, न्याय की ज़रूरत किसे है, कब है, कैसे है और इस कानून का बेस क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं टॉरी या फिर पुराने ज़माने की सती प्रथा। आज के टाइम पे यदि कोई व्यक्ति कहे कि सती प्रथा अच्छा था तो हम उसे पागल समझेंगे, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट हमारे जजों ने, हमारे पुराने टाइम के जो लॉ के मैनेजमेंट में लोग थे, उन्होंने समझी और कानून बनाया। वैसे ही आज के समय के हिसाब से कानून बना कि डॉरी एक अपराध है, लिया नहीं जाना चाहिए। इसी तरीके से जब जज को किसी खास पॉइंट पे सोसाइटी जिस हिसाब से चेंज हो रही है, समय जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, जिसकी जैसी डिमांड है उसकी बात जब जज साहब को समझ में आती है तो वो जजमेंट देते हैं। इसलिए किसी भी जजमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन सेट करने से पहले एक बात ध्यान जरूर रखिएगा कि जज ने क्या सोच करके वो जजमेंट दी है, ये आपको नहीं पता। हाल फिलहाल में हमें एक बहुत फेमस केस देखने को मिला, निर्भया केस। उसमें अंडर 18 एक अपराधी को कोर्ट ने छोड़ दिया। उसके पीछे कारण थी मेंस सिट रिया। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो ये बताता है कि क्राइम करने वाले ने कितनी तैयारी की थी। क्या उसने पहले से कोई प्रोग्राम बनाया था, क्या उसने बहुत कुछ ऐसा किया था जिससे कि पता चलता है कि वो गिल्टी माइंड का है। मेंस सिट रिया का ही मतलब होता है गिल्टी माइंड। क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में मेंस सिट रिया इंपॉर्टेंट होता है, यानी गिल्टी माइंड। यदि आपका क्राइम गलती से हुआ या जानबूझ के हुआ, आपने प्लानिंग के साथ की या नहीं की, ये सबूतों के आधार से पता चल जाता है कि आपने प्लानिंग करी है तो निश्चित ही कोर्ट आपको बहुत ही तगड़ी सजा देगा। लेकिन यदि सबूत ये कहते हैं कि आपने जानबूझकर कोई क्राइम नहीं किया है तो कोर्ट आपको कम से कम सजा देगा और हो सकता है तो माफ भी कर दे। कानून में बदलाव और अलग अलग तरीके
की जजमेंट हमेशा आती रहती है, लेकिन हम सिर्फ हंगामा उन्हीं पॉइंट्स पे मचाते हैं जो हमारी लाइफ को, आम और ख़ास को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। हमने हाल फिलहाल में ऐसे कई सारे पॉइंट्स को वायरल होते हुए देखा है जहाँ पे लोग कहते हुए नजर आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट ये है, आर्गूमेंट ये है, ऑब्जर्वेशन ये है। एक्चुअल में ये जजशिप के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो सिर्फ इसलिए जजेस को करनी पड़ती हैं ताकि केस की गहराई तक पहुंचा जा सके, सामने वाले को खुद को डिफेंड करने का भरपूर मौका दिया जा सके। जजशिप में सबसे खतरनाक पॉइंट वो होता है जब जज आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाते, आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, आपके साथ आर्गूमेंट नहीं करते। लेकिन जब जज साहब आपके ऊपर कोई आर्गूमेंट करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, तो उनका मकसद होता है कि आप अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए कोई सबूत दीजिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी केस पे जजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है, उसको दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता है। एग्जाम्पल, हाल फिलहाल में कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा कि नुपुर शर्मा मैडम, आपने पूरे देश का माहौल ख़राब करके रखा है। एक्चुअल में जज साहब चाहते थे कि मैडम अपने सपोर्ट में एविडेंस दे, जिससे कि उनके नाम पे देश में जो हत्याएं हो रही हैं, जो क्राइम हो रहा है, उसके लिए आगे चल के मैडम को दोषी न बनाया जा सके। लेकिन जनता को ये बात समझ में नहीं आई, वो लॉ की भाषा नहीं समझती, वो आर्गूमेंट का मतलब नहीं समझती, और उसे लगा कोर्ट तो बायस्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोर्ट रूम में ज़्यादातर दो टाइप्स के जजेस होते हैं, एक नेगेटिव माइंड वाले और एक पॉजिटिव माइंड वाले। नेगेटिव माइंड वाले जज आपके सपोर्टर होते हैं और पॉजिटिव माइंड वाले जज आपके अगेंस्ट वाले होते हैं। पॉजिटिव माइंड वाले जज का काम होता है आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट देना, मान जाना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आगे चल के वो खतरनाक जजमेंट दे देते हैं। जबकि नेगेटिव माइंड वाले जज का मतलब होता है आपसे आपके ही सपोर्ट देने वाले ऐसे एविडेंस मांगना। अगर वो आपसे कहेंगे कि आपने हत्या की है तो आप अपने फेवर में एक सबूत पेश करेंगे जिसमें आप कहेंगे कि मैंने कोई हत्या नहीं की है। इस हिसाब से आपकी जो केस है वो स्ट्रांग बनती जाएगी और धीरे धीरे जजमेंट आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन आम इंसान इस बात को नहीं समझता। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग जिन्हें लॉ के सेक्शन भी ठीक से नहीं पता होते हैं, जिन्हें जुरिस्प्रूडेंस, नेचुरल जस्टिस जैसी चीज़ों से दूर दूर तक कभी पाला नहीं पड़ा, वो भी इसके ऊपर अपना स्टेटमेंट देते हुए नजर आते हैं। आज के बाद मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा कुछ भी बोलने से पहले समझेंगे कि केस का एवोल्यूशन पॉइंट क्या था, ये किसके लिए है, क्यों है, किन परिस्थितियों में इसके ऊपर इस तरह की जजमेंट आई है। एडल्ट्री हो या राइट ऑफ एबॉर्शन हो, इस पर भी लोग आजकल खूब बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अगर मैं बीइंग अ गर्ल अगर बोलूं तो वास्तव में इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट लड़की शादी के बाद क्या कपड़े पहनेगी, कैसे रहेगी, क्या बात करेगी और किस तरह से बिहेव करेगी, उसे हर चीज़ की फ्रीडम मिलनी चाहिए। बट इस पर कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई जज इस पर किसी भी तरह का जजमेंट दे दे और ये कह दे कि लड़की ये तय करेगी कि ससुराल में उसे कैसे रहना है, कैसे नहीं, मैं क्यों कहीं जाने के बाद अपनी वेशभूषा बदलूं। अगर मैं ये बात कह दूंगी तो बदतमीज समझी जाऊंगी, लेकिन ये मेरी राइट है, मेरी फ्रीडम है, मैं क्या पहनूंगी, कैसे रहूंगी। लेकिन सोशल प्रेशर में मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा और लोग इसको अधिकार समझते हैं, लोग इसको हक समझते हैं, एक अच्छी बात समझते हैं। जबकि आप सोच भी नहीं सकते कि एक लड़की कितना शोषण महसूस करती है जब वो अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे के घर जाती है और उसे अपना सब कुछ चेंज करना पड़ता है, यहाँ तक कि आने जाने की भी परमिशन अपने सास ससुर और पति से लेनी पड़ती है। एडल्ट्री शायद इन सब सिस्टम के मुंह पे एक तमाचा था जो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। आने वाली पीढ़ियां जब सुनेंगी कि इसके लिए लोगों ने हंगामा मचाया तो वो हंसेंगी। ठीक वैसे ही जैसे सती प्रथा के ऊपर जब कानून बना था कि सती प्रथा बैन है, तो समाज के ठेकेदारों का सीना फटने लग गया था। उनको लगा था कि हमारे घर के नियम बदले जा रहे हैं, जबकि वास्तव में आज आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा, आपको लग रहा है ना कि ये कानून अच्छा हुआ जो उस वक्त बना। वैसे ही आज जब कोई जजमेंट आती है जो सोशल लेवल पे आपको इम्पैक्ट डालती है, वो वास्तव में रिक्वायर्ड होती है, जिसका पता हमें कुछ वर्षों के बाद चलता है। इसलिए बिना ये समझे कि ये फैसला किसके लिए है और क्यों है, बेमतलब के अपने स्टेटमेंट मत दीजिए। खास करके अपनों के साथ बहस मत कीजिए ताकि आपका रास्ता खराब हो जाए। जजमेंट का कभी भी सेंटर ऑफ द पॉइंट लॉ के सेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल्कुल भी नहीं होता है। उसमें सिर्फ ये पॉइंट देखते हैं जज साहब कि ये केस किससे रिलेटेड है और उसका डॉक्ट्रिन क्या है, उसका सेंटर ऑफ द पॉइंट हमें किसको बेस लेकर के चलना चाहिए। मान लो आपके घर का बच्चा जो 18 साल से नीचे का है या फिर लीगली इमेच्योर है, वो घर किसी से बेच आए, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 2 करोड़ रुपए भी ले लेता है, तो कोर्ट इस तरह के एग्रीमेंट को कैंसिल कर देगी।
वो बच्चा जो लीगली इमेच्योर है वो आपके घर को कभी नहीं बेच सकता, लेकिन अगर वो बेचता है और आप खरीदते हैं तो ना तो कोर्ट आपका कभी भी पैसा वापस दिलवाएगी, ना ही उस बच्चे को इसके लिए कोई सजा देगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आई होगी बात। चलती हूँ, आज्ञा दीजिए, नमस्ते।